मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या यूज़ होती हैं, क्योंकि इनके बिना ना हमारी जो मेंडल्स लॉ है वो अच्छे से एग्जैक्टली दिमाग में जाते नहीं। तो सबसे पहले आती है हेरिडिटी, वेरिएशन, ये दो टर्म्स। ओके, तो हेरिडिटी क्या होती है? एक ऐसे ही प्रोसेस जिसमें फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज़ हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफ़र हो जाती है, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, और वी कैन ऑल्सो से डैट इनहेरिटेंस इन विच ट्रेड्स पासिस टू नेक्स्ट जनरेशन ईदर थ्रू सेक्शुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब इसको हम इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं। ये सेक्शुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी हमारे ट्रेड्स हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन हो जाते हैं। देन वी हैव द वेरिएशन। अब ये प्रोसेस होते होते हमारे पास कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के डिफरेंस जो आ रहे हैं इंडिविजुअल्स में। ठीक है, सेम स्पीसीज, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं हम लोग, हम हर किसी की आइज़ की शेप अलग है, नोज़ की शेप अलग है। ठीक है, मतलब स्पीसीज सब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन ये जो वेरिएशन आ रही है, ठीक है, ये इस वजह से आ रही है। सम वेरिएशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग via genes during reproduction which is called inherited variation। ठीक है, कुछ जो वेरिएशन होती है वो जीन्स के थ्रू आ जाती है, जिसे हम इनहेरिटेड वेरिएशन कह देते हैं। कुछ हमारे आउटर सराउंडिंग की वजह से आ जाती है, जिसे हम इन्वायरमेंटल वेरिएशन कह देते हैं। इसकी वजह से इसका एक मेन पर्पस है वेरिएशन का। सबसे पहले ये है कि विग्रस चेंजेस जो भी आएंगे हमारे आसपास, हम उसके लिए अडेप्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमारी जो स्पीसीज़ की कॉन्टिन्यूटी है वो मेंटेन रहती है। तीसरी बात हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी, उनकी स्टेबिलिटी, ये सब को मेंटेन करने के लिए हमारे पास वेरिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव द मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वाई डज़ ही चूज गार्डन पी, जिसको हम पीसम सैटिवम कहते हैं, उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने ये क्यों यूज़ किया? ठीक है, इसके लिए हमारे पास काफ़ी रीजंस हैं। पहला रीज़न क्या है? बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट था हैंडलिंग के लिए। पीस जो हैं वो इजीली ग्रो कर जाते हैं फील्ड्स में, पॉट्स में, जहाँ पे भी हमें उसे ग्रो करना है, और काफ़ी कम स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि वो कंट्रोल करना उनको बहुत ही ईजी है। हमें देखो वेरिएशन ताकि कम हो उसके लिए हमें सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर करना होता है, तो उसके लिए पीस एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन था मैंडल्स के पास। ड्यू टू लार्ज पी फ्लावर्स इमास्कुलेशन एंड पॉलिनेशन इज़ क्वाइट ईजी। ठीक है, यहाँ पे थोड़े बड़े फ्लावर्स रहते हैं पी के, तो उसके लिए हमारे पास इमास्कुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और पॉलिनेशन करना भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पे एक टर्म आई है इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन का मतलब होता है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, जैसे एंथर्स हो गए, इनको रिमूव कर देना है। ये रिमूव हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी सेल्फ पॉलिनेशन हो सके, हमें क्रॉस पॉलिनेशन बिल्कुल नहीं करवानी है, तो उसके लिए इमास्कुलेशन करवाएंगे और पॉलिनेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ओके, देन द थर्ड रीज़न इज़ शॉर्ट लाइफ साइकिल। जो हमारे पी प्लांट्स हैं उनका अराउंड 70 डेज तक लाइफ साइकिल चलता है, और जो जनरेशन है वो रैपिड सक्सेशन के साथ जनरेट होती रहती है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं यहाँ पे बहुत ही कम हमारे पास हम कहेंगे पॉसिबिलिटी होती है कि कोई फ्लावर या कोई पी सीड्स जो हैं वो ख़राब निकल जाएं, तो यहाँ पे ज़्यादातर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स उनको देखने को मिल रहे थे। ड्यू टू क्रॉसिंग ऑफ टू प्योर स्ट्रेन्स रिजल्टेड हाइब्रिड्स आर परफेक्टली फर्टाइल एंड मोर इन नंबर। हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स आ रहे थे या जो हाइब्रिड्स थे वो ज़्यादा नंबर में थे और परफेक्टली फर्टाइल थे, तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन था। पी सीड्स आर लार्ज इन साइड्स, डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन अगर ढंग से नहीं होगी तो उनकी जनरेशन अच्छे से नहीं मिल पाएगी, तो उनको ये इंश्योर करना था कि पी जो है वो एक फर्टाइल रहें और अच्छे से उनमें पॉलिनेशन हो जाए, तो ये कारण था उनका उनको चूज़ करने का। प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन, जो हमारे पी प्लांट्स हैं उनमें पहले से ही काफ़ी वेरिएशंस प्रेजेंट थी, जैसे उनका हाइट, कुछ टॉल थे, कुछ ड्वार्फ थे, सीड शेप जो थी रिंकल्ड थे, राउंड थे, मतलब ऐसे कितने ही सारे उन्होंने जो भी कैरेक्टर्स चूज़ किए थे पी प्लांट्स के साथ वो पहले से ही मौजूद थे, मतलब उनको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी कुछ वेरिएशंस लाने के लिए। ओके, तो 7 कैरेक्टर्स जो मैंडल्स ने चूज़ किए हैं वो हैं प्लांट हाइट,
सीड टेक्सचर, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप एंड पोजीशन ऑफ फ्लावर। ये सब चीज़ें जो हैं मेंडल ने अच्छी तरीके से स्टडी की थी और फिर जाके उसका रिजल्ट हमें दिया था। व्हाट आर द रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल? अब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके कुछ रीजंस रहे हैं सक्सेसफुल होने के। दीज आर, ये क्या है हमारे पास? इट वॉज अ वेरी वेल डिज़ाइंड एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड विद ग्रेट केयर एंड स्किल। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छे से उन्होंने केयर और स्किल के साथ इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उनका जो एक्सपेरिमेंट का मटेरियल था डैट इज़ पीस, वो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए योग्य था, मतलब हम कह सकते हैं वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती थी। स्टडीड ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर एट अ टाइम। उन्होंने देखो 7 करेक्टर्स जो थे उनको स्टडी किया, लेकिन एक एक करके ही उन्होंने सबको स्टडी किया, ऐसे नहीं था कि सभी को एक साथ स्टडी कर लिया। द करेक्टर्स ही चूज्ड वर वेल डिफाइंड एंड सिंपल एंड नो इंटरमीडिएट्स, मतलब वेल डिफाइंड थे। अगर सीड कलर है तो वो ग्रीन और येलो ही है, उसके बीच में कोई इंटरमीडिएट पर्पल येलो वाइट ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मतलब एकदम वेल डिफाइंड और सिंपल उनके करेक्टर्स उन्होंने चूज़ किए थे। ऑल द 7 करेक्टर्स शोइंग क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, हर किसी ने अच्छे से क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस शो की थी, जो भी उन्होंने 7 करेक्टर्स चूज़ किए हैं। हिज ग्रेटेस्ट इनोवेशन वॉज टू काउंट द नंबर ऑफ प्रोजेनी इन ईच कैटेगरी टू एमर्ज फ्रॉम अ गिवन क्रॉस फॉर एवरी जनरेशन। हर जनरेशन के जितने भी उनके प्रोजेनी आ रहे थे उन्होंने उसको काउंट किया था। काउंट करने से उनको एग्जैक्टली जो भी एक्सपेरिमेंट जिस वे में चल रहा था उनको पता था कि कहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब एकदम केयर के साथ। ही मेंटेन पर्टिकुलर्स ऑफ पेडिग्री रिकॉर्ड विच गेव हिम एग्जैक्ट इंचेस्ट्री ऑफ एनी गिवन प्लांट। उनको सब पता था कि कौन सा प्लांट कहाँ पे किसके कितने प्रोजेनी है, कौन सी जनरेशन में ये प्लांट चल रहा है, जिसकी वजह से वो अपना रिजल्ट दे पाए। देन वी हैव व्हाट इज मेंडलिज्म। मेंडलिज्म किसे कहते हैं? द रिलेशनशिप बिटवीन द कैरेक्टर पेयर्स एंड काइंड्स एंड द रेशो ऑफ प्रोजेनी इज नोन एज मेंडलिज्म। मेंडलिज्म क्या है? कैरेक्टर्स जो हैं हमारे पास उनका रिलेशन प्रोजेनी में कितनी उसकी रेशो जा रही है उसको हम मेंडलिज्म कहेंगे। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ मैनर इन विच इनहेरिटेंस टेक प्लेस। ठीक है, ये एक थ्योरी है इस तरीके की जिसमें इनहेरिटेंस होती है। ओके, then we have 2 laws of Mendelism. What is first law? The law of segregation, जिसे हम law of purity of gametes भी कह देते हैं। It states that when a pair of alleles is brought together without contaminating each other and they segregate from each other into a gamete in a complete and pure form during the formation of gametes, the law is universal in its application and it has found to occur in plants as well as animals। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब हम एक पेयर ऑफ एलील्स को, एक करेक्टर को जब हम आगे ले जाते हैं, ठीक है, उन दोनों को साथ में लेके जाते हैं, मतलब किसी और कैरेक्टर के साथ उसको कंटामिनेट नहीं करते, तो वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं कंप्लीट एंड प्योर फॉर्म। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जब तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने रिंकल एंड राउंड सीड्स को के कैरेक्टर को आगे लेके जाना है तो वो किसी और कैरेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। प्योर फॉर्म में गैमेट्स जब बनेंगे तब वो आगे पास ऑन हो जाएंगे। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ देख लेते हैं क्या स्टडी उन्होंने की है। जैसे सपोज करते हैं अ करेक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पेसिफिक जीन। ठीक है, अगर हमें राउंड एंड रिंकल सीड्स लेके जान उनका करेक्टर आगे लेके जाना है तो उनका जो ये करेक्टर है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पेसिफिक जीन। एक स्पेसिफिक जीन ही उस चीज़ को प्रोड्यूस करेगा। ईच जीन हैज़ 2 अल्टरनेट फॉर्म्स नोन एज एलील्स। ठीक है, हमारे पास हर एक जीन का 2 अल्टरनेट फॉर्म्स हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे जिसको हम एलील्स कहते हैं। ईच सोमैटिक सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। अब हर जीन की हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म में सोमैटिक सेल्स के पास 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। अब ऐसे जीन्स जो अपने करेक्टर्स को हेट्रोजीनियस स्टेट्स में, ठीक है, इन अ हेट्रोजीनियस स्टेट में शो कर देते हैं उसे हम क्या कहेंगे? डोमिनेंट जीन्स कहेंगे, जिसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक होमोलोगस कंडीशन में दूसरे जीन्स की प्रेजेंट में ये अपनी प्रेजेंस को ज़्यादा शो करते हैं, दीज आर डोमिनेंट जीन्स। और जो नहीं कर पाते उन्हें हम रिसेसिव जीन्स कहते हैं।
होमोलोगस क्या होता है? जहाँ पे सेम एलील्स की दो कॉपीज होती हैं उसे हम होमोलोगस जीन्स कहते हैं, और जहाँ पे डिफरेंट जीन्स की कॉपीज रहती हैं उन्हें हम हेट्रोजाइगोस कहते हैं। ओनली फॉर सिंगल ट्रेट। अभी देखो सिंगल ट्रेट के लिए हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ना है, तो मान लो हमारे पास पेरेंट्स हैं कैपिटल आर क्रॉस आर आर, कैपिटल आर फॉर राउंड एंड स्मॉल आर फॉर रिंकल। उनके जो गैमेट्स रहेंगे वो कैपिटल आर एंड आर हो जाएंगे। फर्स्ट प्रोजेनी में हमारे पास राउंड प्रोजेनी आएगा, ठीक है। राउंड क्यों? बिकॉज जो आर है हमारे पास वो जो करेक्टर है दैट इज डोमिनेंट, ठीक है। फिर इनके अगर हम फिर से गैमेट्स निकालेंगे तो आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, इनकी अगर हम सेल्फिंग कर देते हैं, सेल्फिंग मतलब इनको दोबारा से क्रॉस कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, वन सेकेंड, जैसे आर इंटू आर, कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर आर, आपको सभी को क्रॉस करना आता ही है, ठीक है। तो उस तरीके से हम इसको शो कर देंगे। इसमें हमारे पास जेनेटिक रेशो आती है, एक जीनोटिपिक रेशो आती है, एक फिनोटिपिक रेशो आती है। सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पेलिंग गलत लिख दिया शायद। तो जीनोटिपिक रेशो हमारे पास आएगी 1:2:1, ठीक है। ये क्या है? एक जेनेटिक मेकअप जो होता है ऑर्गेनिज्म का, उसे हम जीनोटिपिक रेशो कहते हैं। जीनोटिपिक रेशो जो है वो किस तरीके से, होमोजाइगोस टॉल, मतलब जो टॉल है वो सिर्फ एक है, ठीक है। यहाँ देखिए कैपिटल आर और कैपिटल आर दोनों ही जो डोमिनेंट जीन्स है वो सिर्फ एक बार रिपीट हो रहे हैं, तो होमोजाइगस टॉल की रेशो 1 है। हेट्रोजाइगस टॉल की रेशो 2 है। क्यों? बिकॉज एक हमारे पास है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, एक ये हो गया, और एक नीचे कैपिटल आर के नीचे जो दूसरा आ रहा है दैट इज स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, ये हमारे पास दो हो गए, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस टॉल 2 है एंड होमोजाइगस शॉर्ट जो है वो भी एक है, क्योंकि हमारे पास स्मॉल आर सिर्फ एक ही बार आया है। तो ये हो गई हमारी जीनोटिपिक रेशो। एंड फिनोटिपिक रेशो जो हमारे पास आती है वो है 3:1। 3:1 क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो, अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास जो सीड्स हैं, जो राउंड सीड्स हैं वो कितने हैं? कैपिटल आर 3 बार आ रहा है तो 3:1। और जो शॉर्ट है, जो शॉर्ट प्लांट रहेगा या फिर जो हमारे पास क्या कह सकते हैं हम, जो भी करेक्टर हमने चूज़ किया है, जैसे हमने राउंड लिया है या रिंकल लिया है या टॉल लिया या शॉर्ट लिया है, उस तरीके से वो सिर्फ एक ही आएगा, ठीक है। रिसेसिव एलील्स ऑलवेज एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन में ही रिसेसिव जीन्स जो हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होमोजाइगस क्या होता है? जैसे दोनों ही सेम जीन्स होते हैं। जहाँ पे रिजल्ट क्या रहा इस एक्सपेरिमेंट का? प्रेजेंस ऑफ 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन इन सोमैटिक सेल। उनको ये पता चला कि सोमैटिक सेल में 2 कॉपीज रहती हैं एक ही जीन की। प्रेजेंस ऑफ 1 कॉपी ऑफ ईच जीन इन गैमेट्स, हर एक गैमेट में एक कॉपी ज़रूर रहेगी। लैक ऑफ कंटामिनेशन और मॉडिफिकेशन ईच अदर बाय 2 एलील्स ऑफ जीन ड्यूरिंग दे स्टे टुगेदर इन सेम सेल ऑफ F1 हाइब्रिड। जब F1 हाइब्रिड में वो रहेंगे तो वहाँ पे कोई भी कंटामिनेशन नहीं रहेगी। सेपरेशन ऑफ 2 एलील्स ऑफ अ जीन एंड देयर ट्रांसमिशन इनटू सेपरेट गैमेट्स ऑफ F1, सेपरेशन हो जाएगी दोनों जीन्स की और वो ट्रांसमिट हो जाएंगे सेपरेट गैमेट्स में ऑफ F1। प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमेट्स इज इक्वल, जो भी गैमेट्स रहेंगे हमारे पास वो इक्वल आएंगे, ओके। देन वी हैव द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब हम F2 हाइब्रिड को रिसेसिव फॉर्म ऑफ करेक्टर्स के साथ दोबारा क्रॉस करवाते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास टेस्ट क्रॉस। यहाँ पे पेरेंट्स हमने लिए हैं कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, इनके गैमेट्स हमने प्रोड्यूस कर लिए हैं, ठीक है। देन वी हैव द क्या कहते हैं हम इनको, प्रोजेनी हमारे पास एक कैपिटल आर राउंड आएगी, एक रिंकल आएगी। इसका पर्पस क्या रहता है? टेस्ट क्रॉस का पर्पस ये रहता है कि F1 हाइब्रिड जो है वो 2 टाइप ऑफ गैमेट्स को इक्वल फ्रीक्वेंसी में प्रोड्यूस कर रहा है। इसका हमें प्रूफ मिल जाता है। हेयर F1 प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स दैट इज R एंड स्मॉल r इन इक्वल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। यहाँ देखिए वो एकदम इक्वल फ्रीक्वेंसी में अपने आप को प्रोड्यूस कर रहे हैं। गैमेट्स जो हैं उनके पास 2 कॉपीज थी, उनको ये हमें यहाँ से शो हो रहा है। हमने यहाँ पे देखा ना, प्रेजेंस ऑफ 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन इन सोमैटिक सेल, वो इस टेस्ट क्रॉस से यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा।
देन वी हैव द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इसकी डेफिनेशन क्या है? द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ एलील बीइंग इंडिपेंडेंट of that of another pair of allele, that is any one of the two allele of one gene is equally likely to pass in the same gamete having one of the two alleles of other gene. क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जैसे राउंड और येलो ये दो कैरेक्टर्स हैं, इट वॉन्ट डिस्टर्ब द अदर कैरेक्टर डेट इज रिंकल्ड एंड क्लीन. ये इंडिपेंडेंटली अपने आप इंडिपेंडेंट इनकी असॉर्टमेंट हो जाएगी और आगे ये पास ऑन हो जाएंगे. जैसे हमने यहाँ पे लिया है, ये क्रॉस करवा के देखा है तो गैमेट्स हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल वाई, हमने यहाँ पे जो कैरेक्टर्स लिए हैं वो राउंड एंड येलो लिया है. ठीक है, तो इस तरीके से क्रॉस ये सभी को पता ही है आपको. यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी? 9:3:3:1. एंड जीनोटिपिक रेशो हमारे पास आएगी 1:2:2:4:1:2:1:2:1. ओके, तो ये हमारे पास रेशो आ जाएगी. इन F1 R capital R small r and capital Y small y genes segregate independently and stimulus simultaneously producing 4 types of gametes. F1 जनरेशन में हमारे पास जो हमारे जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं और हमारे पास जो कैरेक्टर्स टाइप्स ऑफ गेमेट्स जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 4 तरीके के होंगे. कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल सॉरी स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई. ये 4 हमारे पास गैमेट्स आ जाएंगे. और रैंडम यूनियन ऑफ 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस 16 टाइप्स ऑफ जाइगोट्स. यहाँ से 4 अगर हम कोई भी रैंडम गैमेट्स उठाते तो उससे हमें 16 टाइप्स के जाइगोट्स मिल जाएंगे. यहाँ पे हमने देखना है कि 9:3:3:1 क्या चीज़ है. जीनोटाइप्स जो हैं जिसमें एटलीस्ट 1 कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई गैमेट्स हो रहे हैं वो हमारे पास 9 हैं, जिसमें हमारे पास राउंड एंड येलो फिनोटाइप्स आएंगे. 3 ऐसे हैं जिसमें एटलीस्ट 1 आर कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई जो है वो आएगा, जिसमें राउंड एंड ग्रीन टाइप के फिनोटाइप्स आएंगे. ये हमारे पास रेशो दी हुई है. ओके, तो हम टेस्ट क्रॉस से देखेंगे कि हमारी रेशो क्या आ रही है. जीनोटिपिक रेशो एंड फिनोटिपिक रेशो जो है वो इस तरीके से आती है 1:1:1, मतलब इक्वली प्रोड्यूस हो रहे हैं. जो भी हमारे गैमेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली आगे पास ऑन हो रहे हैं, उसका किसी और चीज़ से लेना देना नहीं है. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.